हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में। तो बैंक क्या क्या मेथड यूज कर सकता है रिटेल लोन में रिकवरी के लिए। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है आपका, लोक अदालत होती है, सरफेसी एक्ट होता है। तो वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू रिटेल लोन की लीगल तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि ऑल अबाउट जो है रीपेमेंट ऑफ रिटेल लोन की रीपेमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ईएमआई पर भी बात करेंगे। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो हम ईएमआई वगैरह भरते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ईएमआई से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। तो देखिए, हम जानने जा रहे हैं क्या रीपेमेंट ऑफ रिटेल लोन्स। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करेंगे। एन एसेट या लोन जो होता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट इज वन वेयर बैंक लेंड टू कस्टमर फंड्स फॉर फी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बैंक का लोन होता है फ्रेंड्स, जो कस्टमर को लोन दिया जाता है वो बैंक के लिए एसेट होता है। जो लोन होता है बैंक का वो बैंक के लिए एसेट होता है। ये इस प्रोडक्ट को हम कस्टमर को क्या करते हैं, उधार देते हैं, उसके बदले में हम क्या लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई फी उसको चार्ज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन लेंडिंग टू कस्टमर बैंक फेस डिफ़ॉल्ट रिस्क। जब भी कोई कस्टमर को हम लोन देते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम कौन सा रिस्क फेस करते हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क। मतलब कस्टमर ने लोन हमसे ले लिया, पैसे हमसे ले लिए, लेकिन वो उसे वापस ना करे। दिस इज वन एमंग द मैनी रिस्क दैट बैंक फेस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क ही फेस करता है, और भी कई सारे रिस्क फेस किए जाते हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी हद तक बीएफएम के मॉड्यूल बी में चर्चा की हुई है फ्रेंड्स। ओके, strategy behind the launch of an asset product by any financial institution is developed around many factors of which risk appetite is the most important। ठीक है, तो जब भी कोई एसेट प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है फ्रेंड्स, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जब कोई एसेट प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख करके चला जाता है। उस प्रोडक्ट को डेवलप करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखा जाता है। उसमें रिस्क एपेटाइट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी बैंक कितना रिस्क लेने को तैयार है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है बैंक के द्वारा। हायर द इफिशियंसी ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट, बेटर विल बी एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक टू लॉन्च एनी एसेट प्रोडक्ट विथ मोर कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा मतलब इफ़िशियंट हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा, रिकवरी डिपार्टमेंट किसी भी बैंक का जितना इफ़िशियंट होगा, जितनी तेज़ी के साथ आप रिकवरी कर सकते हैं, जितना मतलब जितनी इफिशिएंटली आप रिकवरी कर पाएंगे, उतना ही कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी एसेट प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगा, और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ में। मतलब बैंक जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च तो करना चाहता है एसेट से रिलेटेड, लेकिन वो ये डरता है कि पता नहीं हम रिकवरी करवा पाएंगे या नहीं रिकवरी करवा पाएंगे। तो अगर हमारा रिकवरी डिपार्टमेंट या कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है इफिशिएंटली काम कर सकता है, तो हम जो है नया एसेट प्रोडक्ट जो है कॉन्फिडेंस के साथ में लॉन्च कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस यूनिट फोकस ऑन वेरियस रिकवरी प्रोसेसेस बीइंग इनिशिएटेड बाय बैंक इन रिकवरिंग द रिटेल एसेट व्हेन डिफॉल्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस यूनिट में हमारा जो बैंक का फोकस होगा, इस यूनिट में हमारा जो फोकस होगा फ्रेंड्स, वो बैंक कौन कौन से जो है रिकवरी प्रोसेस को इनिशिएट करता है जब भी जो है कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई भी लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो रिकवरी के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने देखा कि बैंक में जो हम एसेट प्रोडक्ट होता है या बैंक का जो लोन होता है वो कस्टमर को हम देते हैं और बदले में उससे कोई ना कोई इंटरेस्ट लेते हैं या कोई फीस लेते हैं। ठीक है, अब हम जब भी बैंक किसी कस्टमर को लेंड करता है, उधार देता है, तो बैंक डिफ़ॉल्ट रिस्क फेस करता है। लेकिन सिर्फ डिफ़ॉल्ट रिस्क ही नहीं फेस करता, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ढेर सारे रिस्क और भी बैंक को फेस करने पड़ते हैं। ओके, और जब भी कोई एसेट प्रोडक्ट बैंक डेवलप करना चाहता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहता है, तो उसमें जो स्ट्रेटजी उसके पीछे होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है रिस्क एपेटाइट को, कि बैंक कितना रिस्क लेने को तैयार है फ्रेंड्स। ओके, जितना ज़्यादा रिकवरी डिपार्टमेंट हमारा इफिशिएंटली काम कर सकता है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में बैंक जो है नए नए एसेट प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ओके, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे डिफरेंट जो रिकवरी प्रोसेस हैं जिन्हें बैंक इनिशिएट करता है जब भी कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो कौन कौन सी रिकवरी प्रोसेस होती हैं उनके बारे में ही हमें इस यूनिट में पढ़ना है फ्रेंड्स। आगे हम जैसे जैसे मतलब इस चैप्टर में हम आगे वीडियोज़ देखेंगे, वैसे वैसे हम ये समझते जाएंगे कि हाँ किस किस तरीके से बैंक लोन को रिकवर कर सकता है अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है, एनपीए हो गया है उस केस में। अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स रीपेमेंट इन रिटेल लोन की बात करेंगे।
द सक्सेस ऑफ एनी बैंकिंग इनिशिएटिव इज जज्ड ओनली बाई प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम दैट बिजनेस सेगमेंट। तो किसी भी बैंकिंग इनिशिएटिव को आपको ये देखना है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो वो हम कैसे जज कर सकते हैं? हम जज कर सकते हैं कितना प्रॉफिट हमें हुआ है उस बिजनेस सेगमेंट से। तो अगर मान लीजिए बैंक जो है रिटेल लोन के सेगमेंट में अगर एंट्री करता है या रिटेल स्पेस में एंट्री करता है और वहाँ पर उसे प्रॉफिट जनरेट होता है, तो इसका मतलब वो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। Banks aggressively built up their retail asset portfolio to expand business and retail assets are one of the best revenue drives in banking। अब ये कह रहे हैं कि बैंक मतलब जो रिटेल एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो जो है रेवेन्यू ड्राइव करने के लिए मतलब कमाई का एक अच्छा जरिया होते हैं। इसीलिए बैंक जो है रिटेल एसेट्स के पोर्टफोलियो को अग्रेसिवली मतलब एक्सपैंड करना चाहते हैं। हर एक बैंक चाहता है कि उसका रिटेल का जो पोर्टफोलियो हो वो काफ़ी बड़ा हो। मोर ओवर सिंस द कस्टमर बेस इज लार्ज, इसमें क्या होता है कि जो रिटेल कस्टमर होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने आपको बताया था कि लगभग एक एक बैंक के 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ कस्टमर भी हो सकते हैं रिटेल में। ओके, तो चूंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, यानी एक जैसे कस्टमर नहीं होते, डिफरेंट नेचर के कस्टमर्स होते हैं वहाँ पर। द रिस्क इन रिटेल एसेट फाइनेंसिंग इज वेल डाइवर्सिफाइड। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क है इसमें रिटेल एसेट प्रोडक्ट में वो डाइवर्सिफाइड रहता है। कैसे डाइवर्सिफाइड रहता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी रिटेल स्पेस में लोन देंगे तो किसी को 50 लाख का देंगे, 60 लाख का लोन देंगे, 1 लाख का भी लोन देते हैं, 50,000 का भी लोन देते हैं। तो डिफरेंट लोन देते हैं हम। तो अब मान लीजिए उसमें से 90% लोग अगर हमारा पैसा वापस कर देते हैं तो हमारा उतना पैसा नहीं डूबता है। लेकिन अगर हम उसी जगह पे कारपोरेट कस्टमर की बात करें तो एक एक कस्टमर 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए लेकर के बैठता है हमारा। और मान लीजिए ये कस्टमर अच्छे से परफॉर्म ना करे तो हमारे 3,000 करोड़ रुपए डूबते हैं। उसी जगह रिटेल स्पेस में हम इतना बड़ा लोन देते ही नहीं, हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का लोन दे देंगे, 10 करोड़ का लोन दे देंगे, इससे ज़्यादा का लोन हम देते ही नहीं। तो ऐसे में डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कम होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसीलिए कह रहे हैं कि रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड होता है किसमें? रिटेल में। ये बातें हमने पहले भी कई सारे चैप्टर्स में की हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, बैंक टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमेना, इस बात का फ़ायदा उठाता है एंड एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली देयर रिटेल एसेट पोर्टफोलियो। तो इसीलिए बैंक इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है, इस फिनोमेना का पूरा फ़ायदा उठाता है। किस बात का? कि कस्टमर बेस लार्ज है और हेट्रोजीनियस नेचर का है और इसमें रिस्क कम होता है या डाइवर्सिफाइड होता है। ओके, तो इसी वजह से बैंक क्या करता है, अपने जो रिटेल का बिजनेस है उसको जो है एक्सपोनेंशियली जो है एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो अपार्ट फ्रॉम फॉरेन बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक aggressively expanded their retail asset portfolio in past decade to extend that retail asset portfolio is one of the top bank private sector bank exceeded more than 50% of total asset portfolio। ओके, तो हुआ ये कि मतलब चूंकि रिस्क डाइवर्सिफाइड है तो इस बात की वजह से क्या हुआ कि जो फॉरेन बैंक है उन्होंने साथ ही साथ न्यू जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उन्होंने अपने रिटेल एसेट के पोर्टफोलियो को बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड करने की कोशिश की पिछले दशक में। ओके, और मतलब इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया कि जो है वन ऑफ द टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक जो टॉप प्राइवेट सेक्टर का जो टॉप बैंक है उसमें जो टोटल जो है उसका पोर्टफोलियो है एसेट का, यानी जो टोटल लोन है उसमें से 50% लोन जो है आपका रिटेल का लोन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया हुआ है, सभी लोन मिला करके 100 रुपए का है, तो उसमें से 50 रुपए का लोन केवल रिटेल सेक्टर का है, यानी कि बाकी का एमएसएमई एग्रीकल्चर सारा मिला करके 50 रुपए का ही लोन दिया हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा, अब आप समझिए इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि 100 रुपए 100% में से 50% केवल रिटेल का लोन है। अब आप समझ लीजिए कि बैंक कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर रिटेल पोर्टफोलियो को देने की कोशिश कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक आल्सो एक्सपेंडेड देयर रिटेल एसेट पोर्टफोलियो इन बिग वे बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी जो है इन्हें बढ़ाने की कोशिश की, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने भी जो है चाहा कि मतलब हमारा जो है जो रिटेल का बिजनेस है वो अच्छा एक्सपेंड करे, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ाया, उस लेवल पर नहीं बढ़ाया जिस लेवल पर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ने किया हुआ है। अब भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक का यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है 50% तक जो है इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने 50% तक जो है एक्सपेंड किया हुआ है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने उस हद तक नहीं एक्सपेंड किया हुआ है। और यहाँ पर रिटेल पोर्टफोलियो का जो साइज़ है वो अप टू 30% है। कहने मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें जो रिटेल का एवरेज पोर्टफोलियो है, तो अगर उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक ने अगर 100 रुपये का लोन दिया है तो उसमें ऑन अराउंड 30 रुपये का लोन रिटेल सेक्टर को दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके,
Accordingly, profits generated from that segment are also attractive, but the inherent risk of default is always there in retail assets. तो ये कह रहे हैं कि रिटेल एसेट का जो हमारा बिजनेस है, रिटेल का जो हमारा बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रॉफिट हम कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट रिस्क उसमें ऑलरेडी एडेड होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क हमें फेस करना पड़ता है। द अनसिक्योर्ड नेचर ऑफ रिटेल एसेट्स लाइक पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स मेड द पोर्टफोलियो more vulnerable for default as there is nothing to proceed against the bank except through money source। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो रिटेल एसेट्स होता है फ्रेंड्स, यानी रिटेल के जो लोन होते हैं उसमें दो तरीके के लोन, पर्सनल लोन हो गया और या फिर क्रेडिट कार्ड जो हो जाता, क्रेडिट कार्ड जो दिया जाता है, ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ भी जो है कोलेटरल नहीं रखते हैं, कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं, ना कुछ मॉर्गेज करवाते हैं, ना कोई एफडी रखवाते हैं उसके अगेंस्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि ये अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं। कौन से? पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। अगर किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो उसका कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया जाता है, बस उसकी सैलरी देखी जाती है, क्या वो सैलरी रिसीव करता है। अब मान लीजिए उसकी सैलरी मिलनी ही बंद हो जाए, तो इस तरीके के लोन में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे पास में अगर हम इनसे पैसे वसूलना भी चाहें तो हमारे पास में कोई कंक्रीट मेथड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कुछ गिरवी रखा ही नहीं है उसका, तो हम किस चीज़ से रिकवरी करने की कोशिश करेंगे? मनी सूट फाइल करने पड़ते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अब इस वजह से क्या हुआ? द ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट्स केम डाउन एज बैंक वर मोर कॉशियस इन देयर रिटेल लेंडिंग। मतलब बैंकों ने शुरू में तो खूब जो है पैसे मतलब रिटेल स्पेस में बांटे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हम रिकवरी नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर वो वहाँ पर सावधान हो गए और रिटेल एसेट्स में लेंडिंग उन्होंने कम कर दी, जिसकी वजह से रिटेल की ग्रोथ होनी कम हो गई। इन एडिशन द डिलिक्वेंसीज एंड डिफॉल्ट रेट वर आल्सो ऑन राइज मेकिंग द बैंक टू गो ऑन द बैक फुट। ठीक है, साथ ही साथ में लोग मतलब डिफ़ॉल्ट भी बहुत कर रहे थे, पैसा नहीं लौटा रहे थे, डिलिक्वेंसी थी, मतलब हमेशा टाइम टू टाइम पैसा नहीं पे करना चाहते थे। इसकी वजह से बैंक जो है पीछे हट गया, बैक फुट पर आ गया रिटेल के लोन देने के मामले में। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन एंड एजुकेशन लोन रीशेड्यूलिंग वाज डन इन अ मेजर वे। मतलब जो हाउसिंग लोन थे, एजुकेशन लोन थे, इनमें रीशेड्यूलिंग करनी पड़ गई, मतलब कुछ समय उन्हें एक्स्ट्रा दिया गया, सो दैट अवॉइड स्लिपेज इन एनपीए, ताकि ये जो लोन है वो एनपीए में ना जाए, एनपीए कैटेगरी में ना जाए, ताकि हमें लॉस प्रोविजनिंग, जो जब भी कोई अकाउंट जो है एनपीए में जाता है तो उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। ओके, तो वो प्रोविजनिंग ना करनी पड़े, इसीलिए रीशेड्यूलिंग की गई कि आपको 1-2 साल और एक्स्ट्रा दिया जाता है और उसमें आप पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी फ्रेंड्स जो है, जो रिटेल बैंकिंग स्पेस ने फेस किया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया रीपेमेंट इन रिटेल लोन्स में हमने बात की कि किसी भी बिजनेस की अगर ये देखना है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो हम कैसे देख सकते हैं? कितना प्रॉफिट जनरेट करा, इससे हम पता कर सकते हैं। ओके, और बैंकों ने क्या किया? चूँकि रिटेल जो रिटेल एसेट्स थे, रिटेल लोन थे, उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था, अच्छा खासा कमाई होती थी, इसलिए रिटेल एसेट्स को अग्रेसिवली जो है बढ़ाने की कोशिश की, यानी रिटेल लोन बांटने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, अब चूँकि कस्टमर बेस लार्ज होता है रिटेल में, बहुत सारे कस्टमर हमारे देश में लगभग 123 करोड़ या 125 करोड़ लोग हैं, और उनमें से मानकर चलिए कि जो है 70% लोग रिटेल स्पेस वाले में ही आएंगे। तो 70% लोग अगर मतलब 70 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं, तो एक लार्ज कस्टमर बेस है, हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, इसलिए रिटेल एसेट्स जो है वो फाइनेंसिंग डाइवर्सिफाइड थी। ओके, वेल डाइवर्सिफाइड थी, और इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बहुत कम था। ओके, डिफ़ॉल्ट रिस्क कम था, इसलिए इस फिनोमेना का यूज करते हुए इन्होंने अपने जो रिटेल एसेट्स का पोर्टफोलियो था बैंकों ने, उसे एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड करने की कोशिश की, यानी कि खूब लोन बांटे गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उन्होंने अग्रेसिवली जो है रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश की, और इतनी ज़्यादा कोशिश की गई कि कुछ बैंक ऐसे थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, जिन्होंने 50% तक जो है अपने टोटल एसेट पोर्टफोलियो में से 50% उनमें रिटेल बैंकिंग का शेयर है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी एक्सपैंड करने की कोशिश की रिटेल एसेट पोर्टफोलियो को, लेकिन उस तरीके से नहीं जितना प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने किया। ओके, तो वहाँ पर 50% तक जो है वो लोन का शेयर रिटेल स्पेस को देते थे, लेकिन ऑन एवरेज जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों में 30% का एवरेज आया, यानी 70% अदर टाइप के लोन है, 30% रिटेल के लोन बांटे गए। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जनरेट हुआ। ओके, इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ रिटेल जो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स, उसमें जो है जो प्रॉफिट जनरेट हुआ अट्रैक्टिव था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट रिस्क उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ा रहा। डिफ़ॉल्ट मतलब लोग पैसा नहीं वापस करते, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो इसमें पर्सनल लोन, रिटेल बैंकिंग में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स कह दीजिए। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो क्रेडिट कार्ड में
कस्टमर ने खर्चा किया उसको रिसीव करे अगर बैंक, तो वही क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स होता है। तो पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हो गए, ओके। ये अनसिक्योर्ड नेचर के हैं, इनमें सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन जब दिया जाता है या क्रेडिट कार्ड जब किसी कस्टमर को दिया जाता है तो कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, कुछ भी बंधक नहीं रखा जाता है, ना मॉर्गेज करवाया जाता है, ना हाइपोथेकेट करवाया जाता है, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो हम उससे पैसा वसूल नहीं सकते हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जिसकी वजह से मतलब अब ये एक चैलेंज के तौर पर रिटेल बैंकिंग के लिए सामने आता है, एक चैलेंज के तौर पर, ठीक है। तो इसकी इन सभी वजहों से मतलब चूँकि डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ा, कस्टमर टाइमली पैसे नहीं पे करते थे, इस वजह से ग्रोथ रेट जो है रिटेल एसेट्स का धीरे-धीरे नीचे आने लगा, क्योंकि बैंक अब जो है रिटेल लेंडिंग में थोड़े सावधान हो गए, काफ़ी सावधान हो गए, बल्कि मतलब पहले वो किसी को भी लोन देते थे, अब ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि कस्टमर में डिलिक्वेंसी थी, टाइमली वो पेमेंट नहीं करना चाहता था, डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, यानी कस्टमर जो है पेमेंट करना ही नहीं चाहता था, लोन को ले लेता था और बैठ जाता था, एनपीए हो जाते थे। तो इस वजह से जो है बैंक जो है बैक फुट पर आ गए, उन्होंने लोन देना काफ़ी कम कर दिया। इसको एनपीए से लोन को बचाने के लिए हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन को इन्होंने रीशेड्यूल किया, ताकि जो है एनपीए में अगर नहीं जाएँगे तो कम से कम जो है मतलब जो कस्टमर है उससे हम पैसा वसूलेंगे। रीशेड्यूल करके उन्होंने क्या किया कि 2-3 साल का वक़्त और दे दिया कि आप इतने समय में वापस कर दीजिए। जिससे क्या होता है 2-3 साल का और टाइम मिल जाने से जो किस्तें हैं, ईएमआई है, वो घट जाती है। कस्टमर हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पे कर पा रहा है, तो अब पे कर पाता है फ्रेंड्स, ओके। और बैंकों को प्रोविजनिंग भी उस हिसाब से नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम सीखेंगे, समझेंगे हॉलिडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। किसी भी लोन में हॉलिडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स, ओके। तो अ मोरेटोरियम पीरियड या हॉलिडे पीरियड इज अ टाइम अलाउड फॉर द बारोवर ड्यूरिंग द लोन टर्म व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी प्रिंसिपल रीपेमेंट, ओके। तो मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जब मतलब ऐसे समझ लीजिए इसको सिंपल लैंग्वेज में, मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का एक लोन लिया हुआ है, 60 लाख का हाउसिंग लोन लिया हुआ है। अब आपको घर बनवाने में कम से कम 2 साल लगेंगे। अब अगर जो है अभी से आपसे किस्तें वसूली जाएँ, तो अब भाई 60 लाख रुपए आपने बैंक से लिए और 2 साल में आपका घर बनते-बनते 2 साल लग गया है, तो बैंक को थोड़ा-सा टाइम आपको देना पड़ता है कि उस दौरान आपको कोई भी किस्त भरने की, कोई ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। आपको कोई ईएमआई नहीं देना होता है। इवन दो ध्यान रखिएगा कि उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता रहता है। आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। आपके ऊपर 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता रहता है, आप ईएमआई पे नहीं करते हैं बस केवल, ओके। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अब अगले 2 साल तक आप घर बनवा रहे हैं, तो भई कई बार क्या होता है कि आदमी ने लोन लिया हुआ है, हो सकता है उसके पास में सिचुएशन ऐसी हो कि आपको घर बनवा रहे हैं, उस समय और भी पैसे की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप अभी लोन की किस्तें नहीं भरेंगे, तो वो जो पैसे आप कमा रहे हैं, हो सकता है उसको यूज़ करके और भी कुछ काम आप कर पाएँ, ओके। या कई बार थोड़ा सेटलमेंट होने में भी टाइम लगता है। कस्टमर को जो घर बनवाया, वहाँ पर रहना शुरू किया, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर शफलिंग में दिक्कत होती है। इसी वजह से मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। एजुकेशन लोन के केस में क्या होता है देखिए, मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है बीटेक करने के लिए। अब अगर बैंक आपसे इधर आपने बीटेक करना शुरू किया, उधर आपको ईएमआई देना शुरू कर दे कि आपको 5,000 रुपए महीने लोन की किस्तें भरनी हैं, तो क्या आप भर पाएँगे? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि जो है आप अभी बीटेक कर रहे हैं, 4 साल आपको लगेगा बीटेक करने में, उसके बाद में आप नौकरी तलाशेंगे और जब नौकरी मिलेगी तब आप किस्तें भर सकते हैं। तो इसीलिए इतना जो 4 साल आपने बीटेक किया और 1 आध साल और का टाइम जो होता है, इतना टाइम बैंक मोरेटोरियम के तौर पर कस्टमर को दे देता है कि हाँ, इतने समय तक आपको हमें ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि मान लीजिए 3 लाख रुपए का आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो कई लोगों को ये लगता है कि अगले 4 साल तक जब तक मैं बीटेक कर रहा हूँ, तब तक मुझे कोई इंटरेस्ट भी जो है जनरेट नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता रहता है। ये बात अलग है कि आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, 4 साल में हो सकता है वो 3,50,000 रुपए हो जाए इंटरेस्ट लग करके। और जब आप जो है पेमेंट करना शुरू करेंगे, तो जो जो ईएमआई आपको 3 लाख रुपए की बताई गई थी, वो बढ़ कर के 3.5 लाख रुपए की हो जाती है। आपको ज़्यादा ईएमआई भी पे करनी पड़ती है। कई लोगों ने ये चीज़ फ़ील करी होगी, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया होगा। बैंक में काम करते हैं हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी फ्रेंड्स, ओके। तो ये यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, मोरेटोरियम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब आपको पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन इंटरेस्ट एक्यूर्ड होता रहता है। ये बात ध्यान रखने वाली होती है। तो ए मोरेटोरियम पीरियड इज अ टाइम अलाउड फॉर बारोवर ड्यूरिंग द लोन टर्म व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेड एनी प्रिंसिपल रीपेमेंट। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए
वक्त दिया जाता है, आपको प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं करनी होती है, यानी इंटरेस्ट आपके ऊपर एक्यूर होता रहता है। इट इज़ अ वेटिंग पीरियड बिफोर विच रीपेमेंट बाय वे ऑफ ईएमआई बिगिन। तो ये वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग टाइम होता है जब आपके ऊपर ईएमआई शुरू होती है। क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जनरली अगर बात करें तो रीपेमेंट बिगिन्स ओनली आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ इंटायर लोन। जो रीपेमेंट होती है जब पूरा का पूरा लोन जो है डिसबर्स हो जाता है, तभी आपको ईएमआई स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का बैंक का लोन लिया है, तो हो सकता है बैंक पहले आपको 20 लाख दे, फिर 20 लाख रुपए कुछ समय बाद दे, और फिर 20 लाख रुपए दे। तो जब तक पूरा लोन जो है आपका डिसबर्स नहीं हो जाता है, तब तक रीपेमेंट बिगिन नहीं होता है। फिर उसके बाद में टर्म लोन में भी डिसबर्स इन सिंगल डेबिट। अब कई बार टर्म लोन जो है एक डेबिट में, यानी 60 लाख रुपए पूरे के पूरे एक साथ में आपके खाते में डाल दिए गए, या कई बार जो है मल्टीपल डेबिट 20-20 लाख रुपए करके 3 बार में भी आपको दिए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, हॉलीडे पीरियड इंटरेस्ट नीड टू बी सर्विस। ध्यान रखिएगा कि हॉलीडे पीरियड में जब आप मोरेटोरियम पीरियड का एंजॉय कर रहे हैं, उस समय इंटरेस्ट सर्विस किया जाता है, यानी एक्यूर्ड होता है, आपके खाते में इंटरेस्ट लगता रहता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर हाउसिंग लोन की बात करें तो 18 महीने का जो है मोरेटोरियम अलाउ किया जाता है अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, और 3 जो है महीने का अगर आपको घर परचेज करना है। ये जनरल गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, बैंक टू बैंक वेरी भी करती हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे घर कंस्ट्रक्शन अगर आपको कराना है, यानी घर आपको ज़मीन खरीदी और घर बनवाना है, तो आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। और अगर आपने घर खरीदा हुआ है तो आपको 3 महीने का जो है मोरेटोरियम पीरियड अवेलेबल करवाया जाता है। द हॉलीडे पीरियड इज अलाउड विथ एन इंटेंशन टू अलाउ द बारोअर टू गेट देमसेल्फ इक्विप्ड फॉर रिपेमेंट, है ना। देखिए यही टारगेट होता है कि जो कस्टमर है, जो बारोअर है, वो अपने आप को रेडी कर ले, तैयार कर ले रीपेमेंट के लिए। इन इनिशियल स्टेज ऑफ अवेलिंग द लोन देयर मे बी सम मिसलेनियस एक्सपेंसेस व्हिच दे नीड टू मीट। तो शुरुआत में जब उन्होंने लोन लिया हुआ है तो कुछ मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें उन्हें मीट करने की जरूरत होती है, इसीलिए जो है शुरू से ही ईएमआई नहीं ली जाती है, बल्कि उन्हें जो है दिया जाता है मौका किस चीज़ का, मोरेटोरियम पीरियड अवेलेबल करवाया जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मोरेटोरियम पीरियड का क्या मतलब होता है। ओके, मोरेटोरियम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब आपको लोन की किस्तें नहीं भरनी होती है। कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं रीपेमेंट मोरेटोरियम पीरियड के लिए। पहली बात ये कि जब पूरा का पूरा लोन आपको दे दिया जाएगा, उसी के बाद में ही रीपेमेंट शुरू होता है। दूसरा, टर्म लोन के केस में डिसबर्समेंट, जो पैसा मिलना है कस्टमर को, एक बार में मिल सकता है या मल्टीपल बार में मिल सकता है। 20-20 लाख करके 3 बार में भी मिल सकता है, या फिर 60 लाख एक साथ भी दिया सकता है। हॉलीडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट जो है सर्विस किया जाता है, एक्रूड होता है। ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट जो है आपके खाते में जुड़ता रहता है, आपको भले ही पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके खाते में इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। ओके, हाउसिंग लोन के केस में अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। अगर घर खरीद रहे हैं तो आपको 3 महीने का जो है पीरियड मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। तो हॉलीडे पीरियड जो है इस किसी भी बारोअर को इस उद्देश्य से दिया जाता है कि वो अपने आप को रेडी कर ले रीपेमेंट के लिए, और शुरुआती दौर में जब उसने लोन लिया हुआ है तो उसके कुछ अदर मिसलेनियस खर्चे होते हैं जिन्हें उसे मीट करना होता है, इसीलिए हम मोरेटोरियम पीरियड देते हैं कि इस दौरान आपको किस्तें देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप सेटल हो जाइए। एक बार आप सेटल हो गए देन यू कैन मेक द पेमेंट टू मी। ओके, उसके बाद में हम अगली बात करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक भी होगा इस लेक्चर का, मंथली स्टेटमेंट के मंथली इंस्टॉलमेंट के टाइप क्या होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो बारोअर कैन चूज अमंग 3 टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट टू रीपे दियर लोन। किसी भी लोन को आपको रीपे करना है तो आप 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 तरीके की मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, उनको चूज कर सकते हैं। रीपेमेंट में प्रिंसिपल लोन अमाउंट और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इट दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो रीपेमेंट में जो प्रिंसिपल, यानी अगर मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का लोन लिया है, प्लस मान लीजिए उसमें ओवरऑल 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगना है पूरे लाइफ टाइम में, तो टोटल जो है 90 लाख रुपए पर ये रीपेमेंट 90 लाख रुपए की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो 3 टाइप के मंथली इंस्टॉलमेंट होते हैं। पहला, बुलेट पेमेंट। कस्टमर क्या कर सकता है, बुलेट पेमेंट कर देगा। इन दिस केस द लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट इज पेड इन सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड। तो ये ज़्यादातर स्मॉल वैल्यू गोल्ड लोन, मान लीजिए आपने 30,000 रुपये का गोल्ड लोन लिया हुआ है, जिस पर मान लीजिए आपको 4,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, साल भर में, तो टोटल आपको 34,000 रुपये पेमेंट करनी है। तो बुलेट पेमेंट में क्या होता है कि जैसे ही साल का अंत में एंड ऑफ द लोन पीरियड, 1 साल बाद आप उठा करके 34,000 रुपये सीधे जमा करते हैं और आपका लोन खत्म हो जाता है। तो एक बुलेट पेमेंट हो गई, यानी एक गोली और काम खत्म, इसीलिए इसे बुलेट पेमेंट कहते हैं कि बुलेट हो गई, एक बार में ही पूरा का पूरा पेमेंट आपको करना होता है।
क्लियर हो गया। लेकिन ये ज़्यादा बड़े लोन के लिए नहीं पॉसिबल है। अगर किसी के पास 60 लाख रुपए का लोन है और उस पर 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है तो कोई भी व्यक्ति 90 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दे पाएगा, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन छोटे लोन हैं, किसी ने 10,000 रुपये का लोन लिया है, उस पर 2,000 रुपये का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 12,000 रुपये एक साथ जमा किया उसने, बुलेट पेमेंट की और काम खत्म हो गया। तो इन दिस केस लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट इज पेड इन, है ना, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कर दिया जाता है सिंगल पेमेंट में। एक पेमेंट की जाती है एंड ऑफ द लोन पीरियड। लोन पीरियड जब खत्म होगा उसके आखिरी में एक सिंगल पेमेंट की जाएगी। 10,000 रुपये का लोन अमाउंट है, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट है, इकट्ठा 12,000 रुपये की एक पेमेंट आपने कर दी और लोन खत्म हो गया, तो इसे बुलेट पेमेंट कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरा फ्रेंड्स है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन और ईएमआई में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 60,000 रुपये का लोन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और आपने इसे 5 साल में वापस करने के लिए कहा हुआ है। हर महीने आप इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, तो 5 साल में टोटल 60 महीने होंगे, तो यानी हर महीने आपके ऊपर जो लोन है वो 1,000 रुपये का लोन आता है। अब 1,000 रुपये का आपको लोन देना है, प्लस जितना इंटरेस्ट इस 60,000 रुपये पर लगेगा उसको हर महीने आपको पे करना होता है फ्रेंड्स। ओके, ये होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन का कॉन्सेप्ट। देखिए समझिए, दिस पेमेंट इज इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें जो पेमेंट की जाती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में की जाती है, ठीक है। द लोन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जो लोन अमाउंट होता है, अगर जैसे 60,000 रुपये का अमाउंट है, उसको अगर 60 महीने में चुकाना है, तो 1,000 रुपये का इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन अमाउंट को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। ध्यान देंगे, हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, सीधे सीधे क्या करेंगे, लोन अमाउंट को ही। मान लीजिए अगर 60 लाख रुपए का आपने लोन लिया हुआ है और 60 महीने में अगर आप वापस करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट को 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। ओके, इन दिस मेथड द इंटरेस्ट सर्विसिंग बर्डन इज मोर इन इनिशियल स्टेज। शुरुआत में इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद में बारोअर हैज टू पे द लोन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द इंटायर इंटरेस्ट एक्रूड इन द अकाउंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस टाइम पीरियड में जो लोन की इंस्टॉलमेंट है, ओके, उसके साथ साथ जितना भी लोन इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, जितना भी इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है, उस टाइम पीरियड में उसे वापस करना होता है। तो जैसे वही मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने 60,000 रुपये का लोन लिया हुआ है और इसको अगर मंथली में हम लोन को केवल बांटेंगे तो 1,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। अभी इस 1,000 रुपये पर मंथ पर आपको जितना भी इंटरेस्ट होगा, अगर आपने हर महीने जमा करना है तो एक महीने का जो भी इस 60,000 रुपये का इंटरेस्ट होता है वो इसमें जुड़ता जाएगा और आपको पे करते रहना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लोन का कॉन्सेप्ट। और सबसे लास्ट में आता है फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का कॉन्सेप्ट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है आजकल हमारे, मतलब दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। रिकवरीज आर इफेक्टेड इन रिटेल लोन बाय इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आर सिंपली ईएमआई। तो रिकवरी कैसे की जाती है रिटेल लोन में? ज़्यादातर ईएमआई के थ्रू की जाती है। इन ईएमआई मोड ऑफ रीपेमेंट द लोन इज रीपेड इन फुल इन यूनिफॉर्म मंथली इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर रीपेमेंट पीरियड। तो इसमें क्या होता है, ईएमआई जो अगर आपको ईएमआई मॉडल से रीपेमेंट करनी है तो लोन को रीपेमेंट किया जाता है फुल इन यूनिफॉर्म मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है यूनिफॉर्म रखी जाती है, यानी हर महीने 5-5 हज़ार रुपये की बना दी गई अगर आपकी इंस्टॉलमेंट, तो आपको 5-5 हज़ार रुपये ही लाइफ टाइम जितने समय में आपको रीपेमेंट करना है, 60 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, उतने में आप पेमेंट करते रहते हैं। द ईएमआई विल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, नेमली द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जो ईएमआई होती है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है, जितने का लोन लिया हुआ है और जितना इंटरेस्ट पर हो रहा है। इन ईएमआई द प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी लेस ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ एंड द इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी मोर। तो शुरुआत में जैसे मान लीजिए आपने 60,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में इस पर आपको मान लीजिए जो है 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको बनेगा, तो टोटल मिलाकर के 70,000 रुपये हो गए। तो होता क्या है कि जैसे अब हर महीने मान लीजिए आप 1-1 हज़ार रुपये जमा करेंगे, तो शुरुआत में आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे होते हैं और ये जो 60,000 रुपये का कंपोनेंट है वो कम होता है। यानी मान लीजिए 1,000 रुपये में से आप जो है 400 रुपये प्रिंसिपल पे कर रहे हैं और 600 रुपये लोन पे कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप काफ़ी दिन तक कर देते हैं तो होता क्या है, ये जो 400 रुपये हर महीने कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 4,000 रुपये आप मान लीजिए 10 महीने में आपने 4,000 रुपये लोन की जो प्रिंसिपल था वो कम करवा लिया, तो अब केवल आपका 56,000 रुपये का ही प्रिंसिपल बचता है।
तो आगे जो है ये 56,000 रुपये का प्रिंसिपल बचा है, तो जो लोन की किस्तें हो मतलब इंटरेस्ट भी अब 60,000 रुपये पर ना लग करे आगे जा करके 56,000 रुपये पर लगता है। तो यही कह रहे हैं कि ईएमआई में प्रिंसिपल कंपोनेंट शुरुआत में कम होता है, प्रिंसिपल कम पे करते हैं इनिशियल मंथ में और इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रीपेमेंट प्रोग्रेस करती है प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट रिड्यूस होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है? रीपेमेंट प्रोग्रेस जैसे होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट रिड्यूस होता जाता है। मैंने आपको बताया नहीं, अगर आपने 60,000 रुपये का लोन लिया है, धीरे धीरे ये प्रिंसिपल भाई आप हर महीने कुछ कुछ पे कर रहे हो, तो उसमें से ये 50,000 होगा, फिर 40,000 रुपये बचेगा मूलधन, फिर 30,000 रुपये बचेगा मूलधन। तो अगर मूलधन हमारा 10,000 रुपये बचेगा घटते घटते, तो अब इसी हिसाब से भाई कहाँ 60,000 रुपये पर हमें मान लीजिए हर महीने 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो 10,000 रुपये पर हमें केवल जो है 200 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट घट गया, मतलब कहने का जितना हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना था वो कम हो गया। अब किस्तें हमने जो है हर महीने 1,000 रुपये की बांधी हुई है मान लीजिए, तो हो क्या रहा है कि इस 1,000 रुपये में जो डिवाइडेशन है 1,000 रुपये मान लीजिए किस्तें हमारी थी, तो पहले क्या था 400 रुपये मूलधन और 600 रुपये इंटरेस्ट, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरेस्ट घटता गया। अब इंटरेस्ट 400 रुपये दे रहे हैं और मूलधन 600 रुपये दे रहे हैं। आगे चल करके हम मूलधन 800 देंगे, इंटरेस्ट केवल 200 देंगे। ये हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, ये बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको जो है मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हैंस द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट बिल सर्विस मोर फॉर प्रिंसिपल। तो मतलब जैसे जैसे आगे की किस्तें होती हैं वो प्रिंसिपल कम करने की कोशिश करती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं। ईएमआई का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखिएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। रिकवरी जो है ईएमआई के थ्रू की जाती है, यानी नॉर्मली जो है लोन की पेमेंट हम ईएमआई के थ्रू ही करते हैं। इसमें ईएमआई मॉडल ऑफ रीपेमेंट में लोन जो है रीपेड किया जाता है यूनिफॉर्मली मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब जो है ईएमआई की जो किस्तें होती है एकदम फिक्स रहती हैं, यानी अगर ये सेट कर दिया गया कि हर महीने 5,000 रुपये देने हैं, तो आप जो है लाइफ टाइम 5,000 रुपये ही, जब तक लोन खत्म नहीं होता 5,000 रुपये ही देते हैं। फिर आगे कहानी क्या होती है कि इसमें शुरुआत में आप हो सकता है इस 5,000 में से 1,000 रुपये केवल लोन प्रिंसिपल चुका रहे हैं और बाकी 4,000 रुपये हो सकता है आप जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आपका जो लोन है वो मूलधन कम होता जाता है, तो क्या होता है कि ये इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अब इंटरेस्ट ऐसा होगा कि इंटरेस्ट हम केवल 3,000 रुपये दे रहे हैं और मूलधन 2,000 रुपये चुका रहे हैं। अब समझिए हर महीने आप दे कितना रहे हैं, 5,000 देते हैं, लेकिन शुरुआत में आप पहले इंटरेस्ट ज़्यादा भर रहे होते हैं, फिर बाद में प्रिंसिपल ज़्यादा भर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट घटता जाता है जैसे जैसे आप लोन की किस्तें बढ़ाते जाते हैं, लोन की किस्तें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे देते जाएंगे। ओके, तो ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है। इन ईएमआई प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी लेस ड्यूरिंग इनिशियल मंथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे शुरुआत के समय में प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है। ये बात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो ईएमआई के बारे में से क्या सही है, प्रिंसिपल कंपोनेंट स्टार्टिंग में कम होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट इनिशियल स्टेज पे कम होता है। तो ये बातें पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ईएमआई में प्रिंसिपल कंपोनेंट शुरू में कम होता है, इनिशियल मंथ में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो कम होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। कहने मतलब ये होगा कि अगर आप 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल पे कर रहे होंगे हो सकता है 1,000 रुपये मूलधन पे कर रहे हो, बाकी 4,000 रुपये जो आप पे कर रहे हैं वो आप इंटरेस्ट का पार्ट पे कर रहे हैं। ओके, लेकिन जैसे जैसे रीपेमेंट आगे बढ़ती है प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है, यानी कि अब आप 1,000 रुपये जो है मूलधन ना चुका करके अब 2,000 रुपये मूलधन चुका रहे हैं या 3,000 रुपये मूलधन चुका रहे हैं, और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो घटता जाता है। पहले अब 4,000 इंटरेस्ट का कंपोनेंट था, अब वो 3,000 हो गया है, अब ये 2,000 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप मूलधन कम करते जाएंगे, मान लीजिए 60,000 रुपये का लोन था, अब वो अगर आपने धीरे धीरे भर करके 30,000 रुपये कर दिया, तो भाई कहाँ 60,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगता था, अब वहाँ 30,000 रुपये पर लगेगा। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि ईएमआई हमेशा फिक्स रहती है, देना आपको 5,000 रुपये ही है, बस उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है, शुरुआत में प्रिंसिपल कम देते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। तो जैसे जैसे रीपेमेंट प्रोग्रेस करती है प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीपेमेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है प्रिंसिपल कंपोनेंट विल गेट रिड्यूस, है ना, जो मूलधन है वो आपका घटता जाएगा, इसीलिए जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है वो भी घटता जाता है। इंटरेस्ट घटता जाएगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा और उसमें जो प्रिंसिपल है उसको ज़्यादा हम पे करने लगते हैं। हेंस सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट विल बी सर्विसिंग मोर फॉर प्रिंसिपल। तो मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो लास्ट की किस्तें अगर हम कहें तो वो ज़्यादातर प्रिंसिपल को ही चुका रही होंगी, मूलधन को ही चुका रही होंगी। अब हम देखेंगे ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ईएमआई कैलकुलेशन का फार्मूला ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने। ईएमआई होता है
पी इंटू आर, ओके, हमने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 12 अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर हम देख चुके हैं। पी इंटू आर इंटू अपर में लिखिए 1 प्लस आर टू दी पावर एन, नीचे 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1, है ना। ये फार्मूला होता है जहाँ पर पी मूलधन है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ध्यान रखेंगे ईएमआई हमेशा मंथली कैलकुलेट की जाती है, इसलिए यहाँ पर आर हमेशा मंथली लेते हैं। एन कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो होता है फ्रेंड्स, ओके। पी इज ए प्रिंसिपल, कितना लोन है, एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ होता है, क्योंकि हम जब ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो मंथली कैलकुलेट करते हैं। अब अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है पर एनम, साल भर में 10% है, तो उसको 10 को 12 से डिवाइड करिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो जो आएगा वो हमें आर की वैल्यू रखनी है। अब अगर मान लीजिए किसी में 12% है एनुअली, इसका मतलब महीने में कितना हुआ, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर आर की वैल्यू वही रखनी होती है। क्लियर हो गया। बाई यूजिंग द अबव फार्मूला ईएमआई विल बी कैलकुलेटेड एंड एडवाइज टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट सर्विसिंग ऑफ द लोन, मतलब ईएमआई इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे और कस्टमर को बता देंगे ये ईएमआई आपकी लगेगी। इसके अलावा बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, इसके अलावा बैंकों को चाहिए कि वो अपने कस्टमर को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड कर दें व्हाइल एडवाइजिंग लोन सैंक्शन। जब भी आप लोन सैंक्शन कर रहे हो तो अपने कस्टमर को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देना होता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वो होता है फ्रेंड्स, एक कंप्लीट टेबल होती है, एक टेबल होगी ऐसी बनी हुई, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पाँचवें महीने इतना इंस्टॉलमेंट, इतना प्रिंसिपल जाएगा, इतना इंटरेस्ट जाएगा, ये पूरा जो डिटेल एक टेबल, एक चार्ट बना करके आप देते हैं, ओके। शोइंग द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट कंप्राइजेज द ईच पेमेंट अंटिल द लोन इज पेड ऑफ एट द एंड ऑफ इट्स टर्म, ओके। तो आपको एक टेबल बना करके देनी होती है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, चौथा महीना ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे, यहाँ पर टोटल ईएमआई मान लीजिए 5,000 रुपये की है, तो यहाँ पर 4,000 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया, 1,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, फिर जैसे जैसे घटता जाता है, पूरा एक कैलकुलेशन चार्ट टाइप का आपको बना करके दिखाना होता है। दिखाना क्या होता है, ये सिस्टम से जनरेट होता है फ्रेंड्स, ओके, जिससे उसको ये पता चल जाएगा हाँ इस महीने में इतना, मतलब इस किस्त में इतना प्रिंसिपल जा रहा है, इतना इंटरेस्ट जा रहा है, और जब तक कि लोन खत्म नहीं होता तब तक का पूरा चार्ट आप बना करके उसको दे देते हैं फ्रेंड्स, ओके। इन केस द लोन विथ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट नीड टू मेक चेंज इन ईएमआई अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए कोई लोन है जिसमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा तो भाई अगर आर बदलेगा तो बदले में ईएमआई भी बदलेगी। ध्यान दीजिए, अगर आर चेंज होता रहेगा तो बदले में ईएमआई भी चेंज होती रहेगी, तो ईएमआई भी उसी के हिसाब से ही चेंज होती जाएगी, हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंजेज आर टू बी मेड आइदर इन ईएमआई आर इन लोन टेनर। अब चाहे ईएमआई भी चेंज करिए और चाहे उसके लोन का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसमें आप चेंज करिए, कहीं ना कहीं आपको ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करने होंगे फ्रेंड्स, ओके। तो ये यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ईएमआई का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, पी इंटू आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। ध्यान रखेंगे आर पर मंथ होता है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर 60 किस्तें हैं तो एन की वैल्यू 60 होगी, 30 किस्तें हैं तो एन की वैल्यू 30 होगी। उसके बाद में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करके उसे पर मंथ में हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो ईएमआई कैलकुलेट अब फार्मूले से हम करेंगे और कस्टमर को बता देंगे कितनी ईएमआई पड़ेगी। साथ ही साथ में बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वो कस्टमर को अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देंगे। लोन सैंक्शन करते समय बारोवर को हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बताते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होती है, एक कंप्लीट टेबल होती है जो कि पूरी डिटेल देती है कि मतलब जितने टाइम पीरियड में, मान लीजिए 60 किस्तें हैं तो 1, 2, 3, 4 पूरा 60 किस्तों का पूरा डेटा दिया होगा कि हर किस्त में कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल जाएगा, वो पूरा डेटा जो है आपको कस्टमर को एक टेबल फॉर्म में दे देना होता है। अब अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है किसी लोन में, तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो उसी हिसाब से ईएमआई भी चेंज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।